Hello students, first of all of you subscribe my channel. Myself Sandeep Gupta sir. Today I am going to teach you class 12th business studies lesson number 4 planning. But in this chapter first of all we will study about the meaning of planning. So in meaning I want to tell you the definition of planning. प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस. हमें सोचना होता है पहले से ही, काम करने से पहले में सोचना होता है. व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है. व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है. हाउ इट इज़ टू बी डन, काम को कैसे करना है. एंड बाय होम इट शुड बी डन, और यह काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए. क्योंकि बेटा हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होती हैं, तो हर एक एम्प्लॉयज़ का काम फिक्स किया जाएगा कि ठीक है ये काम तो होना है, मगर करेगा कौन. मिस्टर रमेश, मिस्टर सुरेश, या प्रोडक्शन इंचार्ज करेगा, या सेल्समैन करेगा, या सेल्स बॉय करेगा, या ऑफिस प्यून करेगा, वगैरह वगैरह. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. मतलब बेटा प्लानिंग एक तरह का ब्रिज होता है, पुल होता है उस गैप का, जहाँ पे हम आज खड़े हैं और फ्यूचर में हमें जहाँ पहुँचना है, उन दोनों के बीच का जो एक पुल होता है वो प्लानिंग ही है. मतलब प्लानिंग हमें पहुँचाता है फ्यूचर में हमें जहाँ पहुँचना है. नाउ नेक्स्ट इज़ आवर डेफिनेशन. थोड़ा देयर आर मैनी ऑथर्स हु डिफाइन प्लानिंग इन देयर ओन वर्ड्स, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर बाई नूट्स एंड ओ डोनेल. एक ऑथर है, उनका नाम है. उन्होंने जो डिफाइन किया है प्लानिंग को वो ये है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट. वही चीज़ बेटा है, प्लानिंग डिसीजन लेना होता है एडवांस में, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा. और प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू एंड वेयर वी वांट टू गो. आज हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको जो फिल करता है, पूरा करता है, या पुल जैसा होता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग ही वो जरिया है, वो तरीका है जो हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तय कराता है और हम वहाँ तक पहुँचते हैं. अब बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है फीचर्स या नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. उसमें बेटा जो हमारा है जो पहला पॉइंट है वो ये है, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. मतलब बेटा प्लानिंग जो हम शुरू करते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेट करने के ही शुरू करते हैं. मीन्स ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा उसी को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. मीन्स अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. मतलब बेटा जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा हम प्लानिंग नहीं कर सकते. बताइए हम क्या प्लानिंग करेंगे. सर अभी आपसे बोलते हैं चलिए प्लानिंग करिए, तो आप भी तो पूछेंगे ना सर किस चीज़ की प्लानिंग करें. पिकनिक जाना है उसके लिए प्लानिंग करना है, कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लानिंग करना है, कि स्कूल के फंक्शन के लिए प्लानिंग करना है, किसके लिए प्लानिंग करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव तभी ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा तभी हम प्लानिंग करेंगे, कि बिना ऑब्जेक्टिव के हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो उसमें हम मेथड बनाते हैं अपना, किसी काम को करने का मेथड, प्रोसीजर, या जो भी स्टेप्स होते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेना है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. नाउ बेटा आवर सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बेटा कोई मैनेजमेंट होगा उसका सबसे पहला काम प्लानिंग ही होता है. क्योंकि बेटा बिना प्लानिंग के कोई मैनेजर कोई भी काम नहीं कर सकता है. इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव के ही पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. फिर बेटा हमारा आता है यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस. और बेटा वो एग्जांपल ये है कि जैसे अब हम पहले कोई काम तय करेंगे ना कि हमें क्या काम करना है, तो उसके हिसाब से ही हम ना प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग कि हमें कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, उनके अंदर क्या नॉलेज क्या एबिलिटी हो, लाइक ऑल दिस थिंग्स. तो बिना
प्लानिंग के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। बेटा नेक्स्ट हमारा है परवेसिव। बेटा परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर एप्लीकेबल। मतलब बेटा ऐसा नहीं कि प्लानिंग करना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, जबकि प्लानिंग जो होती है बेटा वो हर लेवल करती है। टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है और लोअर लेवल वाले भी करते हैं। बस बेटा फ़र्क ये होता है कि टॉप लेवल वाले ओवरऑल प्लानिंग और पॉलिसी बनाते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और बेटा जो मिडिल लेवल होते हैं मीन्स हर डिपार्टमेंट के जो अलग अलग होते हैं मैनेजर, वो अपने डिपार्टमेंट के काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। और जो हमारे लोअर लेवल के होते हैं, सुपरवाइजर लेवल के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो भी बेटा डे टू डे वर्क करने के लिए प्लानिंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाते हैं। तो मीन्स बेटा प्लानिंग जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। फिर बेटा नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट जो है वो है फ्यूचरिस्टिक। बेटा प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। हम कभी भी जो चीज़ बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हर मैनेजर अपने पास से ही फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हमें क्या करना है, आगे कैसे होगा, क्या होगा। मीन्स बेटा वो अपने पास्ट एजम्पशंस, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उन्हीं चीज़ों से वो एज्यूम करता है कि फ्यूचर में क्या होगा और कैसे होगा और हमें क्या करना है। इस प्रकार से वो अपने दिमाग से उस चीज़ों को स्कैन करते हैं और जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आगे की प्लानिंग, आगे की चीज़ें सोचते हैं। इसलिए वो प्लानिंग जो होती है हमेशा वो फ्यूचर के लिए होती है, आगे के लिए होती है प्लानिंग, ना कि जो बीत गया है उसके लिए, क्योंकि वो तो हो चुका है बेटा, उसके लिए प्लानिंग क्या करना, वो तो बीत गया, खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट इज बेटा प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब बेटा प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आफ्टर मेकिंग अ प्लान ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देख लीजिए, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना में क्या बोला गया, लॉकडाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ऐसे कभी कहा जाएगा कि कर दीजिए बिजनेस बंद? नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा और काम करिए, और करिए बिजनेस, और बढ़िया काम करिए। लेकिन नहीं, ऐसे में लॉकडाउन है। जैसे एग्जांपल के लिए पैसा लेने के लिए कभी कोई मना करता है क्या? लेकिन नहीं, डीमोनेटाइजेशन में क्या था कि 1000 का नोट, 500 का नोट बंद कर दिए गए थे। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी प्लानिंग करके हम सिर्फ ऐसे ही छोड़ नहीं देते, बल्कि प्लानिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। क्योंकि एक बार प्लानिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद भी हम यह देखते रहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में और कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस को देखते हुए हम भी अपने आप में चेंजेस लाएंगे और अपने तरीके को बेस्ट जो भी होगा सिलेक्ट करेंगे उसमें से और उसको अडॉप्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बूम है, मतलब उछाल है, डिप्रेशन है, मंदी है, तो उसके हिसाब से हम अपने प्लानिंग में भी चेंजेस लाते रहते हैं और कंट्रोल करते रहते हैं कि हमारा बिजनेस भी चेंज एनवायरनमेंट के साथ एक नए तरीके से, एक नए रूप में चलता रहे। तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। मतलब बेटा कहने का क्या है कि जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, तो प्लानिंग क्या करना है, फिर तो वही रास्ते पे चलना है। हमारे 4 रास्ते हैं, तब होना प्लानिंग कि हम इस पे जाएं कि इस पे जाएं कि किस पे जाएं या किस रास्ते को अपनाएं हम। मतलब कहने का, इस एग्जांपल के लिए हमारे पास, हमको लेना है रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास एक ही सप्लायर है तो फिर क्या प्लानिंग करना, उसी को ऑर्डर दो, चाहे जैसा सामान दे उसी से ले लेना है। क्योंकि तब तो चिंता नहीं है ना भाई, सामान की ना क्वालिटी की चिंता है ना हमको ना प्राइस की चिंता है। क्यों? एक ही सप्लायर है, सामान लेना है तो उसी से लेना है, नहीं तो कोई है ही नहीं। और लेकिन बस 3-4 सप्लायर हैं, तो हम सब क्या करेंगे बेटा, सबकी क्वालिटी चेक करेंगे, सैंपल मंगाएंगे, क्वालिटी देखेंगे उनकी सामान की क्या है, उनसे कोटेशन लेंगे कि वो किस रेट पे हमें सामान दे सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब बेटा कहने का ये है कुल मिलाकर के, अगर अल्टरनेटिव्स नहीं है तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए अल्टरनेटिव चाहिए होता है, इसलिए कहा गया है कि इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होगा तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, इसलिए अल्टरनेटिव का होना बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए। और बेटा उस हम प्लानिंग करके ले पाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कि कैसा है सामान, किसका है, किसकी क्या क्वालिटी है, फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर अपना दिमाग लगा करके उसमें से हम करते हैं सेलेक्ट कि हमारे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा रहेगा हमारे लिए, तब हम लेते हैं डिसीजन, उसी के बेसिस पे फिर उसको ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस फीचर इज इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मतलब बेटा इसमें क्या है, मेंटल एक्सरसाइज, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, इसमें हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए होती है।
बेटा जो भी हम प्लानिंग करते हैं उन पे एजम्पशंस होती हैं, कुछ प्रोडिक्शंस होती हैं, जिसके आधार पे हम फ्यूचर में एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसकी ध्यान रखते हुए प्लानिंग करते हैं। और जो भी हमें बस एक्टिविटी हमें करनी होती हैं उसके लिए हमको हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी IQ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब तक एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करेंगे, मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उसको इवेलुएट नहीं करेंगे, उसको कंपेयर नहीं करेंगे, तो बिना उसके हम उसमें से बेस्ट अल्टरनेट को यूज़ या चूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। नाउ इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। बट अब आता है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्लानिंग की पहली इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो प्लानिंग जो होती है वो कंसर्न होती है प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी पहले से ही तय हो जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है और कैसे करना है। क्योंकि बेटा अगर एम्प्लॉयज़ को प्लानिंग के थ्रू ये बताया नहीं जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, तो वो लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग में यह पहले ही तय कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को, मीन्स किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है और कैसे करना है। बट इससे ये होता है कि सभी लोगों को जब पता रहता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सभी लोग उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज वन यूनिट वन प्लान, मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इससे बेटा क्या होगा, जब सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, मीन्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो दैट दे एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ईजिली, तभी संस्था का गोल अचीव हो पाएगा। अदरवाइज वो सब अपने अपने में काम करते रहेंगे, काम तो होता रहेगा मगर जो काम जिस तरीके से जिस समय होना है वह नहीं हो पाएगा। प्लानिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बट इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। इसलिए बेटा क्या होता है कि प्लानिंग जो हेल्प करती है मैनेजर को, वो पहले से ही इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके पास स्ट्रैटेजी या प्लानिंग तैयार रहती है, ताकि वो कभी भी इन सभी तरह की समस्याएं आने पे उसको वो अपने हिसाब से हैंडल कर लें। क्योंकि बेटा उनको कई सालों का पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या समस्याएं बिजनेस में आती रहती हैं, किस किस प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। मान लीजिए गोडाउन में आग लग गई, तो अगर आग ही लग गई गोडाउन में तो कैसे करेंगे। उनके पास सारे प्लान पहले से तैयार रहते हैं कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हम उसको हैंडल कर सकें। इसलिए बेटा बोला गया है कि प्लानिंग होने से जो भी रिस्क या अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उससे बचा जा सकता है। ना बेटा थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। बेटा प्लानिंग में क्या होता है, जब हम लोग प्लान करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं हर एक डिपार्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। हर डिपार्टमेंट का प्लान जो है वो मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से ही डिराइव होकर बनता है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है। उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और सभी को वर्क बांट दिया जाता है, ताकि कोई भी वर्क, अच्छा एक चीज़ और बेटा है, जो व्यक्ति जिस लायक होता है उसको वो काम दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, रिसोर्स को वेस्ट ना करे। और बेटा जब हर आदमी का काम बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति अपने अपना काम करते हैं, वो सारे एम्प्लॉय अपना अपना काम करते हैं, तो कोई भी काम डबल नहीं होगा, दोहराएगा नहीं, दो बार नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि ओवरलैपिंग नहीं होगी और रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे। बेटा नेक्स्ट होता है हमारा कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। बेटा जब भी प्लानिंग होती है तो हर मैनेजर को बुला के बैठाया जाता है, उनसे डिस्कशन किया जाता है, उन सभी की एडवाइस ली जाती है, क्योंकि बेटा हर इंसान के पास कोई ना कोई नया नया सजेशंस होता है या नया नया तरीका होता है काम करने का। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबकी बात सुन करके डिस्कस करके ही प्लानिंग की जाती है, उसको निर्णय निकाला जाता है कि कैसे करना है काम को। तो इसलिए क्या होता है कि प्लानिंग में हमको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिल जाते हैं काम करने के, और जिससे काम करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक अपना क्रिएटिवनेस होती है, इनोवेटिवनेस होती है। हर इंसान के अंदर कुछ नया जज्बा होता है काम करने का, नया दिमाग, अलग अलग सबका दिमाग होता है बेटा, तो अलग अलग उनके अंदर थिंकिंग्स आती है। तो बेटा जब हम उन सब चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं,
फिर पता चलता है कि जो सबसे बेस्ट होता है उस तरीके को हम फॉलो अप करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज़ अ इनोवेटिव। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो बेटा बताया ना आपको, विजय हमने बहुत सारे आइडियाज़ देखा, फिर इसको हम इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और एज अ प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रीडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर्स। फ्यूचर में इसमें क्या लाना है चेंजेस अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने गोल को पूरा करने के हिसाब से, उसमें इसलिए लाते हैं हम चेंजेस ताकि हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकें। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट है दैट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बेटा जिसका मतलब है कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। बट इस एग्जांपल के लिए अगर हमने प्लान कर लिया है पहले से कि हमको 100 यूनिट्स बनाना है गुड्स, तभी तो हम देखेंगे कि हमने जो एक्चुअल में कितना बनाया है। अगर एक्चुअल में क्या प्लान के बराबर है, अगर 100 हमने प्लानिंग की थी और 100 ही है तो ठीक है, सही चल रहा है हमारा काम। अगर हमने 80 यूनिट्स बनाया है तो 20 यूनिट्स कम है, तो 20 यूनिट्स कम क्यों बना है, उसका क्या रीज़न है, हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, या उसके पीछे क्या रीज़न है जो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। थोड़ा वही कहा गया कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया है तो जितना बन गया सब सही है, 60 बना तो भी ठीक है, 80 बना तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन हम प्लानिंग कैसे करते हैं बेटा, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, या फिर हमको पता है कि इतनी देर में इतने लोग मिल करके इतनी चीज़ें बना सकते हैं, इसलिए हम उसके हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में उतना आउटपुट डिज़ायर्ड गोल हमारा अचीव हो पाया है कि नहीं हो पाया है। अगर नहीं हो पाया है तो क्या रीज़न है उसके पीछे बेटा, फिर हम थिंकिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं और फिर इसको फॉलो अप करते हैं ताकि हमारा अचीव्ड गोल जो है, जो भी हमारा सेट गोल है वो अचीव हो जाए। नाउ वी विल स्टडी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए बेटा हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या कमियाँ हैं प्लानिंग में। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बेटा एक बार जो प्लानिंग हो जाती है मैनेजर भी उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार जो प्लान हो गया है सभी को, हर एम्प्लॉय को उसे फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। इसलिए बेटा कहा गया है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि जब हम कुछ चेंज कर देंगे उसमें प्लानिंग में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार सेट हो गया है सारा तरीका सिस्टम हमको वैसे ही काम करना है, चाहे भले ही उसमें कोई भी चेंजेस आ जाए इन्वायरमेंट में, लेकिन हमें अपनी प्लानिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है प्लानिंग की, इसलिए बड़ा बोला गया है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता है, रिजिड होता है। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब बेटा अब मैं बता चुका हूँ आपको कि बिजनेस में इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं लगातार। कभी इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं तो कभी सोशल चेंजेस होते हैं, कभी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कभी लीगल चेंजेस होते हैं, और बेटा फ्यूचर में लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं। बट इसलिए मैनेजर स्कैन तो करता है, समझता है चीज़ों को, लेकिन बेटा वो लगातार हर एक चीज़ को, छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा स्कैन नहीं कर पाता। इसलिए जब कभी भी उसके प्लानिंग और इन्वायरमेंटल चेंजेस में सेटिंग नहीं बैठ पाती है, मतलब कुछ उसके अलावा अलग से कुछ ऐसा चेंज आ गया जो उसने ध्यान नहीं दे पाया, या उसके प्लानिंग के समय वो चेंजेस के आसार नहीं थे, लेकिन जब प्लान एग्जीक्यूट हुआ तब वो चेंजेस आ गए, तो उस हालात में प्लानिंग काम नहीं कर पाता है। बट इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि बेटा बहुत सारे चेंजेस लगातार होते रहते हैं, कौन सा चेंज कब हो जाएगा ये कुछ नहीं पता। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ों को स्कैन कर पाना, डिनोट कर पाना, ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल होता है, और ज़रा भी चेंजेस हो गया जो कि प्लानिंग के हिसाब से सूट नहीं कर पा रहा है तो हमारी प्लानिंग रखी के रखी रह जाएगी, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब बेटा एक बार जब प्लानिंग हो जाती है तो हर एक एम्प्लॉय को ब्लाइंडली
उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी चेंजेस आ जाए, यदि उसके दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं ऐसे करके हम और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वह उस समय कोई भी सजेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि एक बार जब सबके साथ बैठ के मीटिंग हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है, उसके हिसाब से सारा फ्रेमवर्क हो जाता है, सारी पॉलिसीज़ गाइडलाइंस तैयार हो जाती है, तो सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी रूल्स को फॉलो करना होता है। वह अपनी कोई भी कलाकारी मीन्स क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिखा सकता है, या उस चीज़ों में वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। नाउ our fourth limitation is planning involves huge cost। बेटा मैं बता चुका हूँ आपको कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है। इट रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ IQ, हाई थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग। बेटा उसके लिए हमारी कंपनी बड़े बड़े थिंकर्स मीन्स एक्सपर्ट्स को हायर करती है। बेटा वो लोग भी जो प्लानिंग करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते प्लानिंग, वो भी बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स उसको चेक करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में चेक करते हैं, अलग अलग से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हायर थिंकर्स होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बोला गया है कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और बेटा जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने के लिए, और अगर देखते हैं कि अगर जो फ़ायदा हमको हो रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है उसकी प्लानिंग में, तो वो बेकार होती है। मीन्स बहुत हमने प्लानिंग किया, हमने उसमें 1 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, लेकिन प्रॉफिट हमको हुआ 80,000, तो प्लानिंग करना बेकार हो गया। इसलिए हमको यह भी ध्यान देना होता है कि हमारी कॉस्टिंग जो है प्लानिंग करने में कम है, बहुत ज़्यादा ना है, तभी हमको फ़ायदा होगा प्लानिंग करने का, नहीं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा प्लानिंग करने का। ना बेटा फिफ्थ पॉइंट इज़ इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा रातों रात प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ पहले इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो बेटा हम हर अल्टरनेटिव को इवेलुएट करेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, इसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। तब जा कर के हम फिर कंपेयर करते हैं कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट हमको है, तब जा कर के हम प्लानिंग करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए बेटा जब कभी भी हमको तुरंत डिसीजन लेना होता है तो प्लानिंग करने में बहुत समय लग जाता है और एक्शन लेने में भी काफ़ी समय निकल जाता है। तो हम प्लानिंग जब करते हैं तो हमें समय लगता है और उसके बाद ही हम उस चीज़ को डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज़ अ टाइम, कि बेटा उसमें डाटा है, अब जो भी डाटा है कलेक्ट किया मैंने, उसको कलेक्ट करने में समय लगता है, उसको चेक करने में समय लगता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। The fifth and last limitation is planning does not give guarantee success। मतलब बेटा प्लानिंग में जो है सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि बेटा कुछ मैनेजर ऐसा गलत सोचते हैं, उनको लगता है कि अरे हम तो दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, सब काम तो सही हुआ है तो आगे भी सही होगा। तो बेटा ऐसा नहीं कि गारंटी कि सही होगा, सही हो सकता है, क्योंकि उनको पिछले तरीके से पता है कि हम हर साल प्लानिंग करके या हर बार प्लानिंग करके कोई काम करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो यस, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आगे भी काम हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बेटा किसी भी काम को फेल्योर होने में एक फैक्टर नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कोई भी एक फैक्टर गड़बड़ा गया अगर हमारा, उससे मैच नहीं कर पाए अपने आप की प्लानिंग को अपने, तो हमारी प्लानिंग को सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस। इट मे बी इट विल बी गिव सक्सेस, बट इट इज़ नॉट एश्योर्ड और गारंटीड दैट यू विल गेट सक्सेस। बेटा ये तो थे हमारे, जो मैंने पढ़ा पहले वो थे हमारे इंटरनल लिमिटेशंस। अब कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फेमाइन आ गया बेटा, तो हमारा प्लान फेल हो गया, ठीक है। दूसरा है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। हमारे बाज़ार में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, अब उसने कुछ नया प्लान लगा दिया, उसने कुछ नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, या जो हमने प्लानिंग की थी वो उसके हिसाब से सेट नहीं बैठ पाई क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। नेक्स्ट है
चेंज इन फैशन टेस्ट इन ट्रेंड इन द मार्केट, बेटा मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में फैशन चेंज हो गया, यानी जो हमने सोचा था कि ऐसे सामान की ऐसी चीज़ों की होगी एक्सपेक्टेशन मार्केट में, लोगों को खरीदेंगे उसको, लेकिन नहीं, लोगों की डिमांड या लोगों की थिंकिंग या लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई लोगों की, फैशन चेंज हो गया मार्केट में, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा मार्केट में या हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। फिर बेटा आ गया चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं वो हम पीछे हो जाएंगे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, और ओल्ड टेक्नोलॉजी कभी भी नई टेक्नोलॉजी को टक्कर नहीं दे सकता। और द लास्ट है चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला दी, कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी ला दी, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट घट गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वॉट कोई नया टैक्स लॉन्च हो गया, थोड़ा वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। तो ये बेटा हमारे हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस।